अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गरगाई एंड पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम यूपीएससी का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2011 का, उसका हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था फर्स्ट से लेकर के 10 क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे 11 से। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन हमारा है बच्चों, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रांड कच्चे ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? बच्चों, आपने बहुत सुना होगा कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। अब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इससे पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, बहुत बार आता है। तो अपन को इसका उद्देश्य लगाना है कि आखिर ये होता क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो अपन इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। दूसरा, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। तो देखो, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है सबसे पहला है कच्चे तेल का वर्गीकरण, तो ये हमारा सही है। यह जो क्रूड ऑयल क्या है, कच्चे तेल का वर्गीकरण ही है। दूसरा, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये नॉर्थियन सी से इसको हम प्राप्त करते हैं, तो हमारा ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, यह सल्फर मुक्त होता है। तो बच्चों, ये सल्फर मुक्त नहीं, सल्फर युक्त होता है, इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब नीचे हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये क्या हमारे ऑप्शन में है, तो हम नीचे देखते हैं, हाँ ये है, केवल 1 और 2। ठीक, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 12 में क्या बच्चों, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। अब नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नाभिक जहाँ पे हमारे परमाणु बम वगैरह बनते हैं, ठीक है, नाभिकीय संरचनाओं से, वहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो भारी जल किसका द्योतक रहता है, D2, ड्यूटेरियम को बोलते हैं अपन भारी जल। तो उसका वर्क होता क्या है, ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना और नाभिकीय क्रिया को रोकना। यदि हमारा कोई ये एटम, ठीक, तो इसमें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये माइनस चार्ज लेता है, ये प्लस चार्ज लेता है, और ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। अब हम किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की ही बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी है और ना ही इसमें नेगेटिव एनर्जी है। यदि इसमें माइनस चार्ज यदि हम कंटेंट करते हैं तो क्या करेगा, ये गति को कम करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बात। और यदि प्लस चार्ज करेंगे तो ये बढ़ाएगा, लेकिन क्या है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल है, यानी कि इसका जो वर्क है टोटल ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर है, नहीं है, ये तो बढ़ा रहा है तो कम कर रहा है। अब देखो, इसमें हम देखेंगे, इसका जो आंसर तो हमारा आना चाहिए न्यूट्रल, ना तो बढ़ाएगा ना तो कम करेगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन दे नहीं रहा। अब ये तो ठंडा और ये तो पूरी तरह से अलग हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है, तो न्यूट्रॉन बढ़ाएगा तो नहीं, तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन हम एक्यूरेसी हमारी इस पे ज़्यादा जा रही है कि ये कम करेगी, तो हम इसको फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। तो आज यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि नेशनल स्तर पर अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो अब अल्पसंख्यक होते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको समझते हैं।
भारत की जनसंख्या में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अल्प मात्रा में हैं, जिनकी मात्रा ज़्यादा नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं हम? अल्पसंख्यक। एग्जाम्पल जैसे कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ ईसाई हो गए, कुछ पारसी हो गए, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये सब अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि यह किन किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है जिसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है। ऑप्शन हमारा दे रहा है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट जो रहती है, आपने देखा होगा जैसे मुस्लिम की स्कूलिंग के लिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उनके लिए मदरसे चलते हैं अलग, उनके दर से, और ईसाइयों के लिए चर्च में अलग पादरी लोग एजुकेशन देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों और की संचालन और स्थापना और संचालन कर सकता है, ये हमारा सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति जो होते हैं इस संप्रदाय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। नहीं, इसको अपन अभी रोक के चलते हैं। अब अपन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन दे क्या क्या रहा है। अरे अभी तो एक ऑप्शन और है, तीसरा, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के जो 15 पॉइंट कार्यक्रम जो चलता है ना, तो उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। 3। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, और केवल 1 और 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ये हमारा तो फर्स्ट तो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, और अब ये जो है 15 पॉइंट ये वाला कार्यक्रम वाला, तो ये वाला जो हमारा है, तो ये वाला हमारा सही, ये थर्ड कि 15 पॉइंट के लाभों का हकदार होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा सही है, क्योंकि देखो अपन को यदि एग्जैक्ट मालूम नहीं इसका तो हम क्या लगाएंगे कि वो जो प्रधानमंत्री साहब हैं तो वो कुछ ना कुछ तो देवे ही करेंगे ना माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन अब यदि आपको ये वाला क्लियर कट नहीं है इसका ऑप्शन, तो ये तो मालूम है ना आपकी राष्ट्रपति अल्पसंख्यक के लिए कोई भी समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता। मनोनीत किसको करता है? 12 मेंबर को करता है ना, कला साहित्य इनके क्षेत्रों में, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सारे से अलग हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारा सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बातें हैं बच्चों, भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। हमारे भारत में आप देखेंगे बहुत सारे डिसेबिलिटीज पर्सन्स मिल जाएंगे आपको, तो इनका जो है वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन से लाभ उपलब्ध हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वैधानिक स्तर पर कौन कौन से लाभ जो है उपलब्ध दिए जाते हैं, यानी फैसिलिटीज़ की बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 18 साल तक के जब तक हो जाएंगे ना तब तक इनको कोई भी इनसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, पैसे नहीं लेंगे और इनको अपन क्या देंगे? एजुकेशन देंगे। दूसरा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। ठीक, कि इनको कोई भी यदि जो ये व्यवसाय अपना डालना चाहते हैं तो इनके लिए वरीयता से इनको भूमि आवंटित की जाएगी। दूसरा ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा, सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। ढाल, अब ढाल का उपलब्ध क्यों होना? क्योंकि ढाल उपलब्ध होने से क्या होता है कि ढाल उपलब्ध होने से ये होता है कि जैसे ऐसे प्लेन पट्टी बनी रहेगी तो इनको उतरने और चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये तो ठीक है, निःशुल्क शिक्षा विकलांगों को उपलब्ध है, ये भी है सार्वजनिक भवनों में ढाल, एक और दिन तो कन्फर्म है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा भी इसमें हो जाएगा, भूमि का आवंटन भी करती है गवर्नमेंट। यदि आप कोई व्यवसाय डालना चाहते तो आपको गवर्नमेंट दे देगी यदि आप डिसेबल हैं तो। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा हो जाएगा फोर्थ, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो मेगा फूड पार्क जो होती है ना उनको लगाती है। क्यों? क्यों? अब
उनके एम क्या हैं, गोल क्या हैं लगाने के, उनको यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए। पहला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए। हाँ, ये सही हो जाएगा कि उद्योगों के लिए क्या अपन को उत्तम संरचना और क्या करना, स्ट्रक्चर देने इसलिए। ठीक है। खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने। जो खराब होने वाले पदार्थ हैं उनको अधिक मात्रा में उनको व्यवस्था से रखना। तीसरा, उद्यमी के लिए उद्गामी और परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण औद्योगिक प्रसंस्करण, यानी कि जो उद्यमी है, जो व्यवसायी है, उसके लिए उद्गामी और परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन दे देते हैं अपन कि क्या क्या ऑप्शन दे रहा है हमको। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3 और केवल 1, 2, 3। तो ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, मैंने बताया ना, और संरचना वाला भी, ये भी और ये भी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की संचित निधि से विधि निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनिवार्य अनुमोदन अनिवार्य है। अब ये जो संचित निधि होती है, ये होता क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, यानी कि जो होता है, एक भारत की संचित निधि रहती है, यानी कि भारत का बैंक होता है जिसमें से पैसा निकलता है। काहे के लिए? योजनाएं चलती हैं, इतने जहाँ जहाँ खर्च की जरूरत पड़ती है वहाँ से निकलता है। तो जब निकालने के लिए किसका अनुमोदन, यानी कि कौन जब यहाँ अथॉरिटी देगा तो पैसे निकालेगा? तो पहले राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, संसद। ठीक है, भारत की संसद में क्या होता है, वित्त विधेयक आता है, फिर वित्त विधेयक पास होता है, फिर उसके जब अनुमोदन कर देती है संसद कि हाँ आप पैसे निकाल सकते हो, तो पैसे वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। ये भी तो याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये वाला, भारत की संसद। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपन 17 नंबर के क्वेश्चन में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमको सरकारी कामकाज और टैक्सेस से जो हमको भी अन्य प्राप्ति, जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो राजस्व प्राप्त जमा होता है, तो वो जमा कहाँ होता है? ठीक है, सबसे पहला भारत की आकस्मिकता निधि में तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आकस्मिकता जो निधि होती है वो अलग से बनाई जाती है और उसमें फंड रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप जितने भी आप गवर्नमेंट की जो इनकम हो रही है तो उसको पैसे उठा के वहाँ रखोगे। लोकलेखा में नहीं, लोकलेखा एक समिति होती है, ये कोई फंडिंग नहीं होती। तीसरा, भारत की संचित निधि में, हाँ, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी में धन निकल रखता है, पूरा पैसा जितना भी गवर्नमेंट के पास आता है, तो ये बैंक गवर्नमेंट का बैंक होती है जिसमें सारा का सारा पैसा इसी में रख दिया जाता है। नेक्स्ट निक्षेप तकनीक नहीं, गलत। ठीक, तो ये वाला हमारा सही, ये भी बिल्कुल याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रदान कराता है। ये सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वे हैं, अभी बोल रहा जो माइक्रो फाइनेंस, आपने देखा होगा गाँवों में क्या होता है, एक ग्रुपिंग में पैसे देते हैं, उधार में क्या करते हैं, ग्रुप समूह बना देते हैं और उसमें पैसे देते हैं, और हर महीने, हर हफ्ते या महीने वो क्या होता है, वो पैसे देती है कंपनी, तो वहाँ से आते हैं पैसा, वो ला के किस्त बन जाती है उसकी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस जो है वही स्कीम तो निम्न आयु वर्ग के लिए जो वित्तीय सेवाओं को प्रदान कराता है, ये सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। तो जो सेवाएं कौन कौन सी उपलब्ध हैं, तो मैंने बताया ना आपसे, कौन सी मेन, तो ऋण की, लोन लेते हैं ना अपन, ठीक है, तो पहला ऋण की सुविधा। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बचत सुविधा, ठीक है, बचत में भी रहती है, यदि आप आते हैं तो आप बचत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बीमा, फिर निधि अंतरण सुविधा, अंतरण मतलब पैसे का निकालना, बस इसमें शामिल होता है। तो
अब अपन इसके कूट देखते लेते हैं, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3 और केवल 1 2 3 4। देखो तो अब इसमें मैंने क्या बताया कि ऋण सुविधाएं तो मिलती ही हैं, ठीक है, बचत सुविधाएं भी मिलती हैं, और जो व्यक्ति लोन लेता है उसको ऑलरेडी बीमा करा दिया हो जाता है कि आपके इतना बीमा है दिया, आपके घर से जो व्यक्ति ने लोन लिया उसकी क्या होती है, किसी भी एजेंसी क्या होती है, डेथ होती है, तो उसका जो पूरा पैसा क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा और कुछ उसको पैसा मिलेगा। अनिधि अंतरण सुविधा यानी कि पैसा लेना ऑब्वियसली, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 और 3 4, ठीक है। देखो जैसे आप सोच रहे हैं कि अब मेरे को, अब देखो मैंने जैसे इसका लगाया, मेरे को ये मालूम कि ये कन्फर्म होगा, फर्स्ट सेकंड कन्फर्म होगा, थर्ड, अब 1 2 3 तो इसमें है ही नहीं, मुझे लग रहा फोर्थ नहीं होगा, एजम्पशन यदि मैं लगाऊँ कि फोर्थ नहीं भी होगा, लेकिन 1 2 3 तो हो रहे हैं ना, 1 2 3 ऑप्शन नहीं दे रहा तो मेरे को फोर्थ ऑब्वियसली लगाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? ये बोलता है कि जो भू युद्ध नीति यानी कि जैसे अब हमारा इस समय देख रहे हैं आप, इंडिया और चाइना विवाद कंटिन्यू पे चल रहा है, कंटिन्यू हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये वैश्विक जो वर्ल्ड लेवल का जो ये कम्युनिटी का जो ये है, तो ये विवाद होते चलता है, अभी भी होते आ रहा है, बहुत पहले से होते आ रहा है। तो इस वैश्विक संदर्भ के निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या सबसे सबसे ज़्यादा क्या स्पष्ट है? ऑप्शन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल था, दूसरा यह एशिया की दो शक्ति चीन और भारत के बीच है, तीसरा यह शीत युद्ध के बाद महाशक्तियों के मुकाबले था, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच है, और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। देखो अब अपन यदि लगाएं, ये द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल था, तो ये तो अपना सारे से क्वेश्चन अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का घटना स्थल कुछ क्षेत्र था, लेकिन कुछ क्षेत्र था भी नहीं। दूसरा, एशिया की दो महान शक्तियां चीन और भारत के बीच, तो ये भी हमारा गलत हुआ, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है तो चीन और भारत के बीच में नहीं हो रहा, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। अब आप देखेंगे आज नेपाल विश्व में उन्होंने अलग एक मैप अपना निकाला है, रिड्यूस किया है, और उस मैप में जो भारत का हिस्सा, तो कुछ हिस्सा बता रहे हैं कि ये है चीन का हिस्सा ही है, ठीक है। नेपाल क्या बोल रहा है कि ये कुछ हिस्सा हमारा भी नेपाल बोल रहा है भारत के हिस्से को, तो उससे भी हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी। अब ये वाला, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध में ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब ऐसा हो कि ये हमारा यहाँ ये वाली जो हमारी लैंड है इसको भी यूज किया गया हो। तीसरा, यह प्रशांत और हिंद महासागर के बीच है और उसका समुद्रवर्ती। देखो तो ये प्रशांत महासागर, जैसे मान लो हम बात करें, तो प्रशांत महासागर इस साइड भी है और इस साइड भी है। यहाँ पे हमारा क्या है, भारत है, यहाँ पे चीन, और यहाँ पे हिंद महासागर। तो बोल सकते हैं कि ये प्रशांत है और ये हिंद है और ये भी प्रशांत है, तो इन तीनों के बीच में ऐसे ये यू इस प्रकार युद्ध का रीजन होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी है विज्ञापित करती है उसके उत्पादों में ट्रांस फैट्स नहीं होती करके इस अभियान को उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जो बोलती है कि जो हम आहार उत्पाद मतलब जो खाने वाले उत्पाद हैं उनमें ये करती है कि इसमें रासायनिक फैट्स नहीं, ट्रांस फैट्स नहीं है। तो इस अभियान को उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है, कि इसका अभिप्राय पूछ रहा है, तो इसमें इसका आंसर होगा कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकरण तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। ठीक भाई, जब नहीं होंगे, निर्मित नहीं करते होंगे, तभी तो बोल रहे हैं कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न तेल से निर्मित नहीं किए जाते। मतलब ये टोटल दोनों में क्या बोल रहा है, तो ये हाइड्रोजन वाले तेल का भी यूज नहीं कर रहा, और दूसरा कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से भी नहीं बनाया जा रहा, इसकी भी बात की जा रही है। आगे देखते हैं अपन इसको, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वायु स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाता। मतलब जो हमारा ऑयल जो बोल रहे हैं इनको भी क्षति नहीं पहुंचाता। अब ऑप्शन में केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1 2 3। अब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो अब ऑप्शन में इसको अपने को एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी। कौन सी मेथड यूज करें, एलिमिनेशन। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये बोल रहा है कंपनी के आहार हाइड्रोजन तेलों से निर्मित नहीं है, ठीक है। दूसरा, आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से, तो देखो इसमें
हमारा ये सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजनीकृत तेल वाली बात की, इसमें पशु आहार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे ये गलत होगा। और तीसरा ये संभवतः क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जो कंपनी ये विज्ञापन दे रही कि उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, मतलब ट्रांस फैट्स नहीं है, तो हमारा दूसरा अलग हो जाएगा और फर्स्ट और थर्ड आंसर सही होंगे, केवल 1 और 3, तो हमारा जाएगा इसका सी। ठीक है बच्चों, 11 और 3। तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास? आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर करवाए। हम कम क्वेश्चन इसलिए लेके चलते हैं बच्चों, क्योंकि कम क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, और दूसरी विषय वस्तु ये रहती है कि आपके समझ में भी आएंगी चीज़ें यदि आपके से क्लियर कट हो जाएंगी तो काफ़ी मात्रा में क्या आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और उसमें क्या रहेगा कि हम यहाँ एक्सप्लेनेशन फुल देते हैं, अब ज़्यादा भी क्वेश्चन डालेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए कम क्वेश्चन में भी अपन यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा लोड नहीं हो और आप जल्दी से जल्दी पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें बच्चों, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको कमेंट करें, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर करें, क्योंकि देखिए सितंबर अक्टूबर में इसका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का, जिससे सारे बच्चों इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपने सिलेक्शन ले सकें। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।